नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। आईएमएफ ने भी यहां तक कहा कि जिस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट है, भारत की अर्थव्यवस्था इस पूरे दुनिया को सूरज की रोशनी की तरह एक रास्ता दिखा रही है। यानी कि निश्चित तौर पर कागजों पर तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन फिर ऐसे क्यों दिख रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर काफी बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तमाम जो आंकड़े हैं, यह जो बातें कही जा रही है विभिन्न एजेंसियों के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा, उससे उलट नजर आती है। कुल मिलाकर के ये बातें कही जा रही है कि भारत एक युवाओं का देश है, लेकिन ये युवा तभी काम में आ सकते हैं, तभी ये मानव पूंजी बन सकते हैं जब इनके हुनर को प्लेटफॉर्म मिले, यानी कि इन्हें नौकरी मिले। लेकिन कहा जा रहा है कि युवाओं को नौकरी मिल ही नहीं पा रहा है। जो डेटा जारी किया गया है, जो आंकड़े बताए गए हैं, उसने पूरी तरह से व्यवस्था को एक तरह से कह सकते हैं कटघरे में खड़ा कर दिया है। और ये पिछले 10 साल के जो आंकड़े हैं उस पर बात करते हुए ये सारा मुद्दा लाया गया है। जरा चर्चा करेंगे कि 10 साल में क्या क्या हुआ है, किस तरह की बातें की गई है, उस पर विस्तार से देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है, जो हाइब्रिड बैच होगा, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बैच की भाषा रहने वाली है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के बैच की शुरुआत हो रही है संस्कृति आईएएस में, खास करके दिल्ली सेंटर से। और यह बैच 15 जून 2026 से ऑफलाइन शुरुआत होगा। प्रयागराज में ऑलरेडी 7 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। जो यहाँ पर आप ही देखेंगे 1:30 है, लेकिन अभी आपको वो नहीं देना है, आपके लिए ऑफर है। और ऑफर है कि केवल और केवल 39,000 ही आपको पे करने हैं। यहाँ पर संस्कृति आईएएस का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इनरोल करने के लिए आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर वेबसाइट पर विजिट कीजिए और फिर समय रहते आप इनरोल हो जाइए। कुल मिलाकर के देखिए, हम जैसा कि देख रहे हैं कि देश में लगातार इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अलग अलग शहरों में आंदोलन चल रहा है। अभी हाल ही में लखनऊ में आंदोलन था। लखनऊ में कहते हैं कि नवाबों का शहर है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन पोस्टर यह कह रहा है कि मुस्कुराइए और आप लखनऊ में नहीं हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था का दम घुट रहा है। कुल मिलाकर के युवा जो इस देश के हैं, लगातार कई रिपोर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि अगर एक प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो पीएचडी किए हुए लोग भी वहां पर एप्लीकेशन लेकर के पहुंच जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार लगातार कह रही है, जो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, भारत की तेज आर्थिक वृद्धि को रेखांकित कर रही है, ये कागजों पर तो सही नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी दर देखी जा रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता देखी जा रही है। इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, रोजगार के सीमित अवसर होते जा रहे हैं। ये तमाम चीज अब राष्ट्रीय विमर्श को केंद्र में ला दिया है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी रोजगार सृजन की गति कार्यशील आयु जनसंख्या के वृद्धि के अनुरूप नहीं है। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि भारत के जो विकास मॉडल हैं, क्या वो वाकई सही हैं? क्या उस पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि एक तरफ आंकड़े तो दिख रहे हैं, यानी कि के शेप की जब हम बात करते हैं, आप इकोनॉमी पढ़े होंगे, तो जो अमीर होता जा रहा है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब हो रहा है और गरीब हो रहा है, यानी कि के शेप बढ़ता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि असमानता बढ़ती जा रही है इस देश में। इन्हीं तब चीजों को लेकर के कुछ ग्राफ्स, कुछ डेटा बताए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम तरह के जो युवा हैं वह जॉब के इंतजार में इस देश में हैं। यानी कि इस देश में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वह तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी जो कहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जहां 3 व्यक्ति से ही काम किया जा सकता था, उस काम में 5-6 लोग लगे हुए हैं। तो कहने को तो रोजगार में है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। इसके अलावा यह भी बातें की जा रही है कि मन लायक अगर आपको काम नहीं मिलता है, आपकी योग्यता और आपके मनपसंद का काम नहीं मिलता है, तो वह भी बेरोजगारी के ही कंडीशन में आता है। और इस देश में यह चीजें लगातार देखी जा रही है। कुछ डेटा के आधार पर आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ को ठीक से देखिए। इस ग्राफ में अगर देखेंगे, यहां पर इस एक्सिस पर तो परसेंटेज लिखा गया है। ठीक है, किस बात का परसेंटेज है देखेंगे। और इस एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो आपको ईयर लिखा गया है।
जहां पर ईयर की शुरुआत 2016-17 से की गई है और अंत यहां पर 2025-26 में किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जो मैं बात कर रहा था कि 10 साल के आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे, ये 10 साल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। परसेंटेज देखेंगे तो यहां पर 39 को सबसे लोएस्ट लिया गया है और ऊपर 47% तक पहुंचा गया है। इसके बीच 10 साल ये आंकड़े रहे इस वजह से। अब यहां पर देखिए ये है क्या, लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, और लेबर पार्टिसिपेशन रेट परसेंट में 16-17 टू 25-26, क्लियर है 10 साल। अब देखिए यहां पर 2016-17 के आंकड़े देखिए, लेबर पार्टिसिपेंस रेट जो है भारत का वो तकरीबन यहां पर आपको 46 के आसपास नजर आएगा, 46 से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन ये यहां से उम्मीद किया जा रहा था कि 2016-17 से और ये ग्राफ बढ़ेगा तेजी से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समय के साथ इस ग्राफ में गिरावट नजर आ रहा है। देखिए 17-18 तक ये लगभग आप देखेंगे पहुंच करके 43 के आसपास, है ना। इसके अलावा और आगे अब बढ़ेंगे 18-19 में ये गिर करके और जो है वह 42 के आसपास। इसके अलावा 19-20 में देखेंगे तो वह भी 42 से और के आसपास, लेकिन पिछले बार से नीचे। 20-21 में बहुत तेजी से गिरा। तो यहां मान लेते हैं कि इसकी एक वजह है कोविड-19, लॉकडाउन लगा, महामारी आई, तो इन सब वजहों से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे 20-21, यहां 19-20 में भी इस चीज को मानते हैं और 20-21 में देखेंगे तो काफी नीचे गिर करके ये 40 के आसपास आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। 21-22 में अगर देखा जाए तो यह और भी थोड़ा सा 40 से नीचे गया है। 22-23 में अगर देखेंगे तो लेबर पार्टिसिपेशन रेट ये 39 से नीचे पहली बार इतना गिरा और उसके बाद देखेंगे थोड़ी सी मामूली सुधार होता हुआ दिखा है और सुधार होते हुए के बावजूद यहां पर 2025-26 का अगर रेट देखा जाए तो वो आपको 41.50 तक पहुंचा है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्थिति इस देश की लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वह दयनीय बना हुआ है पिछले 10 साल में। यह ग्राफ यही दिखा रहा है। क्लियर। चलिए आगे कुछ चीजों पर और डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और किन किन चीजों को लेकर के इसमें बातें की गई है। कुल मिलाकर के इतना तो समझ में आ गया है कि जितनी पॉपुलेशन इस देश में है, युवाओं की संख्या है, जितने लोगों को रोजगार चाहिए उतने लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट को भी जरा देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट भी 2016-17 से लेकर के यहां पर देखेंगे 25-26 तक है। यहां पर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 43 तक है और जरा यहां पर ये एम्प्लॉयमेंट रेट आपका 16 से 26, 10 साल दिख गया आपको। जरा यहां चलते हैं। देखिए यह जो है 16-17 में यह तकरीबन आप कह सकते हैं 42 के आसपास है। 19-20 लेते हैं, चूंकि एक लैंडमार्क ईयर निश्चित तौर पर है, कोविड-19 की वजह से यहां देखेंगे तो 39 के आसपास बना हुआ है। देखिए एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से गिरा, रोजगार दर, और वह तकरीबन यहां पर 36 के आसपास आ गया है और यह 2020-21 में आया है। कोविड का इफेक्ट यहां पर आपको दिखा है। 21-22 में मामूली बढ़ोतरी और इसके अलावा 22-23 में और ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। उसके बाद फिर से एक बार गिरावट और वह 36 से नीचे आता हुआ दिखा। इसके अलावा यहां से मामूली सुधार होते हुए अगर देखा जाए 25-26 में तो एम्प्लॉयमेंट रेट आपको 38 से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 2016-17 में जो 43 के आसपास था उसमें बहुत गिरावट अभी भी है। इस आंकड़े को, इसमें बहुत अधिक फासला बचा हुआ है। कुल मिलाकर के भारतीय अर्थव्यवस्था से उम्मीद की जा रहा था कि 10 साल पहले जो स्थिति था इसमें और वृद्धि होगा, लेकिन इसमें गिरावट ही तेजी से नजर आया है। यानी कि लोग अधिक से अधिक बेरोजगार रह रहे हैं। यह ग्राफ कम से कम यही बता रहा है। चलिए अब यहां पर कुछ और बातें समझते हैं। आयु वर्ग के हिसाब से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। आयु वर्ग के अनुसार रोजगार दर में क्या परिवर्तन हो रहा है इसको देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट आपको यहां पर परसेंटेज में बताया गया है। एज ग्रुप ऑल इंडिया, पैन इंडिया को लेकर के सर्च किया गया है, जिसमें से ईयर 2016-17 से शुरू करके 25-26 यानी कि 10 साल के आंकड़े बताए गए हैं। अब इसके अंतर्गत अगर देख लेते हैं कि आयु वर्ग क्या है, 15 से 19 साल, 20 से 24, 25 से 29, 4 साल का गैप लिया गया है, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 49, 54 और 55 से 59 यानी कि कार्यशील जनसंख्या को शामिल किया गया। कार्यशील जनसंख्या आप जानते हैं ना, इकोनॉमी आपने पढ़ा है, 15 साल से लेकर के 59 साल के लोग जो होते हैं उनको कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। ठीक। अब यहां पर देखेंगे 2016-17 में जो ये आयु वर्ग के अनुसार रोजगार दर रहा, इनके इस एज ग्रुप के लोगों को 9.81% ही रोजगार मिला है। ये 15 से 19 वाला है। चलिए एक मिड एज में देख लेते हैं। 25 से 29 साल के युवा जो हैं उनको कितना रोजगार मिल रहा है, केवल 50%। जरा ऊपर चलते हैं,
30 से 34 को केवल 53, 35 से 39 साल के लोगों के बीच में 55, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते देखेंगे आज की स्थिति में 55 से 59 में ये और गिर रहा है, 50 से नीचे जाकर के कह सकते हैं तकरीबन 50-49 के आसपास है। ये 2016 की स्थिति। अब उम्मीद की जा रही है कि समय के साथ इसमें बढ़ोतरी हो, लेकिन जरा देखिए ये ग्राफ, यहां पर देखेंगे 20-21 में 1 के आसपास, 21-22 में 1, 22-23 में 1, ये दयनीय स्थिति यहां पर बता रहा है ये आंकड़ा, ठीक है। और इधर भी आपको बहुत सुधार देखने को नहीं मिलेगा, ये अचानक से फिक्स हो गया। 2025-26 में समझने की कोशिश करते हैं। 2025-26 में देखेंगे तो जहां 16-17 में 9.81% था, हालांकि बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी 15 से 19 साल के एज ग्रुप में अगर देखा जाए 25-26 में, तो केवल 3.22% इस एज ग्रुप के लोगों को रोजगार मिला है 10 साल में। चलिए यहां पर अगर देखेंगे 20 से 24 में, तो ये केवल 21.36%। ये 25-26 का मैं बता रहा हूं। 10 साल बाद स्थिति सुधरी नहीं है, बहुत तेजी से गिरावट ही देखने को मिला है। कहां 33 था, कहां 21 पे आ गया है, 50 था, इसमें 51, मामूली सुधार या उतना ही स्टैटिक कह सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि चलिए 50 से 51 हो गया। बाकी देखिए 53 से 51 हुआ है, 55 से 52 आ गया, 55 से 47 आ गया, 45 से 49 साल में 55 से 57 आ गया, यहाँ पर 57 से 57 है, लेकिन मामूली गिरावट है दशमलव के बाद के अंकों में। 50 से 54 के ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पर 55-56%, 53, और यहाँ तकरीबन देखा जाए 49.75% था, यहाँ 51.90। अब जरा एक चीज देखिए, यहाँ पर जितने आंकड़े आपको देखेंगे, यहाँ पर रेड लाइट लगा हुआ है, एकदम रेड, यानी कि डेंजर की स्थिति में भारत की रोजगार की स्थिति है। ये तमाम आयु वर्ग के लोग जो हैं 25 से लेकर के 20 साल तक के, इसके अलावा 30 साल से लेकर के 54-55 साल तक के, इनको नौकरी नहीं मिल रहा है। जो मामूली नौकरी मिल भी रहा है वो केवल 50% के आसपास हैं, यानी कि 50% इस एज ग्रुप 25 से 29 साल जो सबसे अधिक दमखम वाले युवा हैं, 50% आज भी बेरोजगार रह जा रहे हैं। और 55 से 59 जहां पर सामाजिक सुरक्षा पर लोग अधिक जोर देते हैं जिस एज ग्रुप में, वहां पर भी 50% लोग बेरोजगार हैं। बाकी की स्थिति तो दयनीय है ही। तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर देखेंगे, जिन आयु समूह में वृद्धि हुई है वह भी बहुत सीमित रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं यहां पर स्थिति ज्यादा खतरनाक भारत में बनती जा रही है। कागजों पर तो ये दिख रहा है कि देश आर्थिक समृद्धि की ओर चल रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। क्या शिक्षा मायने रखती है, इस बात को समझ लेते हैं जरा। यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है परसेंटेज में है, और एजुकेशन लेवल ऑल इंडिया की लिया गया है, पैन इंडिया की बात करते हैं। 2016-17 से लेकर के 25-26 वही 10 साल के आंकड़े रखे गए हैं। ऑल एजुकेशन ग्रुप को इसमें शामिल करके बताया गया है कि 2026-17 में, अगर 16-17 में अगर ऑल एजुकेशन ग्रुप को शामिल करेंगे तो यहां पर 42% लोगों को ही नौकरी मिला है, ठीक है। 25-26 में जितने भी एजुकेशन ग्रुप हो, चाहे वो प्राइमरी पढ़े हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो, 38% लोगों को इस देश में नौकरी मिला है। 2000 कहा 25-26, 10 साल में ये आंकड़े 42 से गिर करके 38 आया। स्थिति सुधरा नहीं है, बहुत बिगड़ा है। जिनके पास कोई नौकरी नहीं रहता है, 16-17 में 37% लोगों को नौकरी मिल जाता था, अब यहां पर 25-26 में केवल 28% लोग रह गए हैं। ऐसे अगर प्राइमरी टू 5th स्टैंडर्ड देखेंगे, यहां पर 48% लोगों को गिर करके 53 पे आ गया है। सेकेंडरी 6 से 9 तक जिन्होंने पढ़ाई करी है, यहां पर 38% लोग 16-17 में नौकरी पा जाते थे, यहां 37% गिरा है। हायर सेकेंडरी 10 से 12 तक जिन्होंने पढ़ाई की है, 16-17 में 42% लोगों को नौकरी मिलता था, यहां 38% गिरा है। ग्रेजुएशन और उससे ऊपर पीएचडी तक जो लोग पढ़े हैं, 16-17 में 50-51% लोगों को नौकरी मिल जाता था, या गिर करके 26-27 में केवल 48% के आसपास रह गया है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ कहीं भी आपको येलो या ग्रीन लाइट कलर नहीं दिखेगा, हर जगह रेड कलर दिखेगा। यानी कि हर एक जगह आंकड़े में भारी गिरावट पिछले 10 साल में देखी गई है। कोई भी पढ़ाई आप कर लीजिए, लेकिन देश में यह पता चल रहा है कि नौकरी की स्थिति नहीं सुधरी है। पिछले 10 साल में भारी गिरावट देखने को मिला है। ये रिपोर्ट कम से कम यही बता रहा है। आगे चलते हैं, अगर इसमें देखेंगे तो वही सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए, धर्म का क्या कोई महत्व है, इस बात पर भी विचार किया गया, रिसर्च किया गया कि क्या किसी धर्म के लोग अधिक नौकरी पा रहे हैं या ऐसा नहीं है। वही सारे आंकड़े लिए गए हैं, 16-17, 25-26, और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, इस 4 महत्वपूर्ण धर्म को शामिल किया गया जिनकी आबादी अधिक है। परसेंटेज में लिया गया है, 16-17 में 43% हिंदू नौकरी पा रहे थे,
मुस्लिम 40% नौकरी पा रहे थे, क्रिश्चियन 41% नौकरी पा रहे थे, सिख 42% नौकरी पा रहे थे। कमोबेश सबकी एक जैसी स्थिति थी। 25-26 10 साल में यह उम्मीद किया गया कि इसमें ताबड़तोड़ वृद्धि देखा जाएगा, लेकिन 2025-26 में देखा जा रहा है तो हिंदू केवल और केवल 10 साल में 39% ही नौकरी पा रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम जो है केवल और केवल 37% ही नौकरी पा रहे हैं। क्रिश्चियन 10 साल बाद भी 41%, यानी कि ये कम्युनिटी जो है क्रिश्चियन जो 10 साल पहले था वो अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा सिख 42% 2016-17 में नौकरी पाते थे, अब 37% पर रह गए, यानी कि बड़ी तेजी से गिरावट चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो सिख हो सब में हुआ है। और बीच में क्रिश्चियन की स्थिति भी सही नहीं था, हालांकि 2016-17 में जो रहा है वही 25-26 का आंकड़ा देखने को मिला है। इसे आप ओके ओके कह सकते हैं, कहते हैं ना कि ओके ओके, ये ओके ओके आंकड़ा है, बाकी सभी पे लाल रंग है, खतरे के निशान पे है। यानी कि आप किसी भी धर्म के हो, 2016-17 पिछले 10 साल में नौकरी की स्थिति बेहद खराब रहा है और सभी धर्मों का एक ही जैसा स्थिति रहा है कि बहुत कम लोगों को नौकरी मिला है, 50% तक भी ये मामला ना पहुंच पाया है। चलिए जरा जाति मायने रखती है क्या देखते हैं, किसी खास जाति से है तो आपको नौकरी मिल जाता है, ये देखते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, परसेंटेज में बनाया गया है, कास्ट पूरे देश का लिया गया है, 10 साल के आंकड़े देखने को मिलेंगे और ये अपर कास्ट 2016-17 में 38% नौकरी पा रहे हैं। इंटरमीडिएट कास्ट जो है वह अगर देखा जाए तो 42% के आसपास, ओबीसी जो है वो 42% के आसपास, शेड्यूल कास्ट जो है वो 45% के आसपास नौकरी पा रहे हैं और शेड्यूल ट्राइब जो है वो 49% के आसपास नौकरी पा रहे हैं 2016-17 में। बीच में आपको यहाँ पर गिरावट ही पिछले 10 साल में हर एक आंकड़े में देखने को देखिए तेजी से मिल रहा है। चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, आपको 10 साल में नौकरी नहीं मिल रहा है। 25-26 10 साल बाद आंकड़े देखेंगे तो केवल 36% जो अपर कास्ट है उनको नौकरी मिल रहा है। इंटरमीडिएट कास्ट की बात करेंगे 38%, अदर बैकवर्ड क्लास केवल 37% नौकरी पा रहे हैं और शेड्यूल कास्ट में केवल 40% नौकरी पा रहे हैं और शेड्यूल ट्राइब में केवल 48% नौकरी पा रहे हैं। यानी कि 10 साल बाद भी, 10 साल के बाद के आंकड़े 2026-27 में देखेंगे सभी जगह डेंजर जोन है, रेड लगा हुआ है, कहीं ग्रीन येलो नहीं है। यानी कि 10 साल बाद देश की स्थिति नौकरी पाने में जाति के आधार पर बड़ी बुरी तरह से फिसलता हुआ नजर आया है, यानी कि जाति के आधार भी काम नहीं करता हुआ नजर आया है। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि भारत में रोजगार संकट के कई कारण हैं। संरचनात्मक कारण क्या हो सकता है? सबसे पहले जॉबलेस ग्रोथ है, जीडीपी बढ़ रहा है इस देश का लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरी है, हम एग्रीकल्चर से सीधा जंप करके सर्विस सेक्टर पे आ गए थे। चीन, वियतनाम, बांग्लादेश की तरह संप्रधान विनिर्माण केंद्र हम नहीं बना पाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे बहुत काम नहीं किया। कृषि पर हमारी आज भी देखा जाए तकरीबन 45-46-50% के आसपास निर्भरता बनी हुई है, लेकिन जीडीपी में कृषि का योगदान बेहद कम है। इसके अलावा स्किल गैप बहुत है, मार्केट में जो डिमांड है वो लोगों को नहीं पढ़ाई जा रहा है, तो जाहिर सी बात है नौकरी नहीं मिल पा रही है। एमएसएमई क्षेत्र की चुनौती कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस सेक्टर को सबसे पहले फाइनेंस की बहुत कमी है, टेक्नोलॉजी नहीं है और इसका विस्तार क्षमता भी बेहद कम है। इन तमाम वजहों से स्ट्रक्चरल आप कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड पूरा खराब हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था का। वैश्विक संरक्षणवाद भी है, जिस तरह से ब्रेक्जिट हुआ, उसके बाद जैसे कि आप ट्रंप के पहले कार्यकाल में जानते हैं कि किस तरह से टैरिफ को लेकर के इशू हुआ अमेरिका चीन के बीच में, उसके बाद अभी अमेरिका भारत के बीच में, बाकी देशों के बीच में टैरिफ बाधाएं आई हैं, ट्रेड वार की सिचुएशन देखने को मिला, रोजगार प्रभावित हुआ है, किस तरह से अलग अलग एरिया में युद्ध वगैरह हो रहे हैं, ये तमाम कारण है। इसके अलावा एआई ऑटोमेशन बड़ी कारण है जो लोगों को रिप्लेस कर रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या केवल जीडीपी वृद्धि ही पर्याप्त है? क्योंकि कागजों पर तो हम देख रहे हैं कि भारत में जीडीपी वृद्धि तो हो रहा है लेकिन ग्राउंड पे बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। जो लोग अमीर हो रहे हैं वो बहुत अमीर हो रहे हैं, बाकी लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। यानी कि रोजगार, आय, सामाजिक कल्याण, ये तमाम चीजें उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पा रही है और ये जो फायदे भारत बताना चाह रहा है वो चीजें धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आगे की राह क्या है? अल्पकालिक उपाय क्या है? बहुत सारी रिक्तियां हैं सरकार के पास, विभिन्न राज्य सरकारों के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी। उन सभी को शीघ्र भर्ती में लाया जाए, एमएसएमई को सस्ता ऋण दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट को ठीक से काम में लाया जाए। दीर्घकालिक उपाय क्या है? सर्वप्रधान विनिर्माण को बढ़ावा देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, एक्सपोर्ट आधारित विकास करना, आप चीजों को बाहर भेजिए। महिला कार्यबल भागीदारी में आपको वृद्धि करना पड़ेगा, आधी आबादी घर बैठ के आप रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसमें दीजिए। शिक्षा और उद्योग के बीच भी आपको बेहतर समन्वय करना पड़ेगा और आज के समय चूंकि एआई की जरूरत है तो एआई
के अनुकूल ही आपको लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। यहाँ पर एक संभावित प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तो साथियों, जैसा कि इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से भारत में डेटा बताया जाता है और जो देखने में मिल भी रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट बताए, आरबीआई बताए, वर्ल्ड बैंक आए, आईएमएफ आ जाए, सभी भारत के वृद्धि दर को बेहतर बताते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे बात करते हैं तो यहाँ पर लोग सबसे अधिक बेरोजगारी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। तो और इसी वजह से अभी देखेंगे देश में तमाम जगहों पर आंदोलन वगैरह भी हो रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई कागजों पर जिस तरह से विकास के कार्य दिख रहे हैं भारत में, क्या वो जमीन पर बना हुआ है या मामला कुछ उलट है, जैसा कि आज हमने यहाँ पर डेटा के साथ डिस्कस किया है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में तर्क के साथ लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।